8th class now will proceed with Geography Chapter 7 that is Manufacturing Industries। यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझना है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, किसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, कैसे हम इनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन सी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ इंडिया में है। तो सबसे पहले आपको समझना है मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जब हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, एक मोर यूजेबल आइटम में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ लार्जली उसकी एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर गुड्स उस पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा मैन्युफैक्चर उनके यहाँ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, कोरिया ये आपके वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस हैं। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उनकी डायरेक्ट यूज़ नहीं है, तो उनको हमें आगे प्रोसेस करना पड़ता है। दे नीड टू बी फर्दर प्रोसेस्ड इन सच अ वे दैट दे बिकम यूटिलिटीज़। दीज यूटिलिटीज़ आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। और ये यूटिलिटीज़ आपकी सेकेंडरी प्रोडक्ट कहलाती है क्योंकि आपने प्राइमरी से तो रॉ मटेरियल लिया है, उसको फर्दर प्रोसेस करा है, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट में काउंट होगा और उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। The process of transforming primary products into secondary product to add to their value is called manufacturing। तो जब हम प्राइमरी प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के जरिए होता है, उसको हम इंडस्ट्री कहेंगे। देन इंडिया ने अभी पिछले कई सालों में इसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट जो थी उसने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई है ताकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है और एनहांस हो सके, अच्छी खासी ग्रोथ ले सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। प्रेजेंटली विद इन इंडिया द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इट्स इकोनॉमी इज़ 15%। हमारी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का 15% है। इट इज़ प्लान टू इंक्रीज और 2025 तक हमने ये टारगेट सेट किया हुआ है कि 25% शेयर हमें इसमें करना है। एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी हमें एडिशनल 90 मिलियन जॉब्स में और बढ़ानी है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपकी है रॉ मटेरियल के बेस पर, यानी आपने किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करा है, तो उसके बेस पर पहले हमारी है एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड में आपकी आती है कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, रबर, शुगर इंडस्ट्री, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर से आने वाले रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं। जैसे शुगर केन के लिए शुगर के लिए हम गन्ना, शुगर केन का इस्तेमाल करते हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। कॉटन टेक्सटाइल के लिए हम कॉटन का इस्तेमाल करते हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके बाद दूसरी आपकी आती है इस कैटेगरी के अंदर, यहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज दे रखी हैं। उसके बाद इसमें दूसरी कैटेगरी आपकी आती है मिनरल बेस्ड वाली, जहाँ पर आप मिनरल ओर्स को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ कर रहे हो। जैसे आयरन इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग हैवी मशीनरीज। जैसे हम आयरन को बड़ी बड़ी मशीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आयरन मिनरल है और इसीलिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएगी। फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर हम फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे पेपर के लिए हम ट्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ी, बिल्डिंग्स वगैरह इनके लिए। फिर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर हम एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे हाइड, उनकी स्किन वगैरह हो गई, हेयर हो गए, अदर पार्ट्स ऑफ एनिमल। लेदर इंडस्ट्री आपकी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में काउंट होगी। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लेबर, कितने लोग काम करते हैं, कितना पैसा लगा हुआ है और कितना प्रोडक्शन होता है, उसके बेस पर आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। आर द वंस दैट एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ लेबरर्स, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं। हैवी मशीन्स का इस्तेमाल होता है जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय लेस नंबर ऑफ लेबरर्स, यहाँ पर कम लोग काम करते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल भी कम होती है। एट प्रेजेंट अभी जो स्मॉल स्केल में काउंट होती है कि 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल होगी, 1 करोड़ से ऊपर है तो लार्ज स्केल होगी। ये डेटाज जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सेविंग मशीन्स वगैरह का काम हो रहा है, फैंस है, साइकिल्स है, ये स्मॉल स्केल में काउंट हो सकती है। फिर कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन स्मॉल वर्कशॉप्स, तो ज़्यादातर स्मॉल वर्कशॉप में काम होता है या फिर घरों में लोग काम कर लेते हैं, जैसे एट होम टू मेक ब्रासवेयर, वुड कार्विंग्स, पॉटरी, कारपेट्स and leather goods. The handloom section of the textile industry employs a large number of laborers. हैंडलूम सेक्शन में हमारे काफ़ी लोग अभी भी काम करते हैं। थर्ड आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उस इंडस्ट्री पे मालिकाना हक किसका है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपकी है पब्लिक सेक्टर, जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे सरकार का ही इन्वेस्टमेंट होता है, सरकार ही इसको ऑपरेट करती है, सरकार ही जिम्मेदार होती है, नफ़ा नुकसान सब सरकार का ही होता है।
इट्स एजेंसी सच एज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो सरकार के जितने भी स्टील फर्म्स वगैरह हैं वो सारे SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में काम करेगी। फिर भारत हैवी BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वर्क जो कि सरकार के अधीन आते हैं वो इसके अंडर में काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाई जाती है, जैसे एयरटेल, टाटा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब वाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर फाइनेंस बाय इंडिविजुअल, यहाँ पे सारा पैसा प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर आर फाइनेंस बाय शेयर्स ओन्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक लिमिटेड अगर लगा हुआ है तो इसमें पब्लिक का शेयर भी होता है। फिर जॉइंट सेक्टर में आएगी जहाँ पर जॉइंटली बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, यहाँ पे सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों का योगदान रहता है। इंडियन एंड फॉरेन पर्सन्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड which is a joint venture of the government of India and the Suzuki company of Japan। तो अलग अलग कंपनी, अलग अलग कंट्रीज भी मर्ज होती हैं, जैसे इंडिया और जापान यहाँ पे सुजुकी को लेकर है, मारुति सुजुकी को लेकर, तो इसको हम जॉइंट वेंचर में काउंट करेंगे। फिर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बहुत सारे लोग रॉ मटेरियल सप्लायर से लेकर मार्केट तक पहुँचाने वाला ये सब मिलकर काम करते हैं, इनका पूरा योगदान होता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब इनका होता है। तो प्रॉफिट लॉस वो उसी के अकॉर्डिंग शेयर करते हैं, इसको हम कोऑपरेटिव फर्म में कहेंगे। जैसे अमूल इंडिया है, दे पूल इन रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट प्रोपोर्शनली, तो जितना रिसोर्सेज लगाएं उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस को शेयर करेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, अब वो जो फिनिश प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसका नेचर क्या है, यानी वो डायरेक्टली कंज्यूम होगा या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है। बेसिक इंडस्ट्रीज वो है जिनका फिनिश प्रोडक्ट जो है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्ट आयरन की शीट्स या स्टील की शीट्स है, वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ होगी, तो ये आपकी बेसिक एंड की इंडस्ट्री में काउंट हो सकती है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स सच एज मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज यूज पेट्रोलियम टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट्स लाइक लुब्रिकेंट्स, डीजल, पेट्रोल एंड कैरोसिन। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो है जिनका फाइनल गुड जो है वो डायरेक्टली मार्केट में कंज्यूम होगा, जैसे शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर डायरेक्टली कंज्यूम हो जाएगा, पेपर कंज्यूम हो जाएगा, फैन, बाइसिकल्स, टूथपेस्ट, इनसे आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो ये आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में काउंट होगी।